नमस्कार सभी जनता को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आज की वीडियो क्लास में अपन शीत युद्ध नाम का जो चैप्टर है, शीत युद्ध का दौर, ठीक है, चैप्टर 1 है, पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। यानी कि इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने हेडिंग बना के क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, शीत युद्ध। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि शीत युद्ध होता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको आगे जो कुछ दिख रहा है ना, शीत युद्ध हेडिंग है, उसके आगे जो लिखा है वही सब कुछ लिखना है। दो या दो से अधिक देशों के बीच भय, असुरक्षा व कूटनीति जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। तो इसी को किसकी संज्ञा दी जाती है? शीत युद्ध की, ठीक है। यानी कि दो देश हैं कोई, उनके बीच भय, असुरक्षा, कूटनीति जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो इसे हम शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। जैसे अगर कोई देश परमाणु बम बहुत ज़्यादा बना रहा है तो दूसरा देश भाई उससे भय करेगा, डरेगा, तो क्या होगा? असुरक्षित महसूस करेगा ना अपना आपको। तो ऐसी स्थिति को हम शीत युद्ध बोल देते हैं। हालांकि युद्ध तो नहीं होता, फिर भी युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे और लिखा है, हालांकि इस स्थिति में युद्ध नहीं होता। इस स्थिति में देश संचार साधनों द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं। यानी टेलीविज़न, अखबार, न्यूज़पेपर द्वारा वो अपनी श्रेष्ठता का प्रचार करते हैं कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, ठीक है। उसके बाद है शीत युद्ध की विशेषताएं क्या हैं। तो शीत युद्ध की विशेषता नंबर 1, अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों के पास परमाणु हथियार थे। दोनों गुट सैनिक गठबंधन किए हुए थे, ठीक है। दोनों के पास क्या थे? परमाणु हथियार। अब दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं, भाई परमाणु हथियार बना रहा है अमेरिका भी, सोवियत संघ भी, कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर गिरा दे। सोवियत संघ सोच रहा मेरे ऊपर ना अमेरिका गिरा दे, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या हो गया? असुरक्षा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ये शीत युद्ध की विशेषता नंबर 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है? इस समय में नाटो, वार्सा मतलब नाटो और वार्सा संधि संगठनों का निर्माण हुआ। नाटो अमेरिका के द्वारा मतलब एक संगठन किया गया था, इसे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। वार्सा सोवियत संघ के द्वारा एक संगठन था। शीत युद्ध के कारण, ठीक है, शीत युद्ध के कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है नंबर 1, परमाणु बम तकनीकी। अमेरिका और ब्रिटेन ने गुप्त तरीके से परमाणु बम की तकनीकी को हासिल कर लिया। यानी कि गुपचुप तरीके से परमाणु बम को बना लिया अमेरिका और ब्रिटेन ने। यह भी शीत युद्ध का कारण बना, क्योंकि जब सोवियत संघ को पता चलता है कि अमेरिका परमाणु बम बना चुका है तो क्या ये शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती, भय, असुरक्षा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है बर्लिन की घेराबंदी। ये भी भाई शीत युद्ध का कारण बना, जो बर्लिन की घेराबंदी है, ठीक है। तो कई बार हमसे यही पूछ लेता विकल्प वाले क्वेश्चन में कि बर्लिन की घेराबंदी कब की गई, किसके द्वारा की गई। तो बर्लिन की घेराबंदी 1948 में सोवियत संघ के द्वारा की गई है ना। बर्लिन की घेराबंदी करना भी शीत युद्ध का कारण बना, ठीक है। तो जून 1948 में सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की घेराबंदी करना भी शीत युद्ध का कारण बना। अगर आपसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में पूछे कि बर्लिन की घेराबंदी किसने की, तो सोवियत संघ ने की थी। कब की? तो 1948 में की थी, ठीक है। बर्लिन की जो दीवार थी वो 150 फीट लंबी थी, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा कारण। और तीसरा कारण है इसका नाटो की स्थापना, ठीक है। तो नाटो की स्थापना के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, और ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेता है कि नाटो की स्थापना कब हुई, ठीक है। नाटो का क्या उद्देश्य था, स्थापना का क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो इस संधि को हम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं वैसे, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं ना। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना अप्रैल 1949 में हुई। नाटो की स्थापना कब होती? 1949 में, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद है, इस संधि में कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल होते हैं। नाटो की जो संधि थी अमेरिका के द्वारा की थी, इसमें 12 देश शामिल होते हैं, ठीक है। नाटो ने ये घोषणा की, यानी कि इन 12 देशों ने मिलकर के ये घोषणा थी कि, ठीक है, कि इन 12 देशों में से किसी एक पर भी किसी देश द्वारा हमला होता है
तो इस संगठन में शामिल होने वाले सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे, ठीक है, और हमला हुए देश की सहायता करेंगे। यानी कि जिसके ऊपर भी हमला 12 में से एक पर भी होता तो 12 लोग भी यही सोचेंगे कि हमला ये एक के ऊपर नहीं, 12 के ऊपर हुआ है, और सभी मिल करके और मतलब सहायता करेंगे उसकी, जिस देश पर हमला हुआ है, ठीक है। नाटो का उद्देश्य क्या है? तो पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ तथा साम्यवाद के प्रसार पर रोक लगाना। तो यानी कि पश्चिमी यूरोप में जो सोवियत संघ है साम्यवाद का प्रचार कर रहा था, इसके ऊपर ये रोक लगाना चाहते था नाटो क्या कर रहा था? साम्यवाद का प्रचार प्रसार पर रोक लगा रहा था। इससे शीत युद्ध में वृद्धि हो जाती है। तो मतलब ये शीत युद्ध का कारण था तीसरा, है ना। चौथा कारण है, चलो पढ़ते हैं, कारण नंबर 4 है ये ट्रूमैन सिद्धांत। ये क्या था? ये भी भाई शीत युद्ध का कारण बना। 12 मार्च 1947 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। क्या घोषणा की? अमेरिका साम्यवाद के प्रचार को रोकेगा। अमेरिका क्या करेगा? साम्यवाद के प्रचार को रोकेगा, क्योंकि अमेरिका की जो व्यवस्था थी वो पूंजीवादी थी, है ना, और सोवियत संघ की साम्यवादी थी। उसके बाद यूनान, ईरान, तुर्की आदि देशों को साम्यवादी गुट में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने इन देशों की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करी। कई ये यूनान, ईरान, तुर्की ये देश थे जो साम्यवादी गुटों में जा रहे थे, इनकी आर्थिक सहायता कर दी कि हम आपकी आर्थिक सहायता करेंगे, आप साम्यवादी गुट में ना जाएं, ठीक है। तो ये भी एक शीत युद्ध का कारण बन गया, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, मार्शल योजना। कई बार हमसे मतलब अति लघु उत्तरीय में मार्शल योजना के बारे में पूछ लेता कि मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं, ये छोटा क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे ये शीत युद्ध का 5वां कारण भी है, अलग से छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल योजना के माध्यम से पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देने का निश्चय किया कि हम आपकी आर्थिक सहायता देंगे, मदद करेंगे, धन संबंधी, रुपया, पैसा, धन, ठीक है। और अगला क्या था मार्शल योजना में? इस योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से रोकना और साम्यवादी प्रभाव को नष्ट करना था। यानी कि मेन बात यही थी कि साम्यवादी खेमा में ना पहुँचे ये देश, इसलिए ये मार्शल योजना को लाया गया था जानबूझ करके, ठीक है। तो ये 5वां कारण था, ये भी शीत युद्ध का कारण बना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अलग से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कई बार, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 6वां कारण, ठीक है, शीत युद्ध का 6वां कारण, यह है U-2 विमान कांड। ये क्या है भाई? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1 मई 1960 को अमेरिका का एक जासूसी विमान, अमेरिका का एक जासूस करने वाला विमान जिसका नाम था U-2, सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करते पकड़ा गया। भाई अगर दूसरे की सीमा में जा करके किसी का विमान जासूसी कर रहा हो, चोरी चुप्पे से खबरें, वहाँ की खबर ले रहा हो, तो भाई दूसरा देश तो भड़क जाएगा, नहीं भड़केगा, है ना, जाहिर सी बात है वो भड़क जाएगा, ठीक है। और विमान चालक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जो विमान चला रहा था उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं जासूसी कर रहा था, ठीक है। सोवियत संघ ने इस घटना की आलोचना की और अमेरिका को शांति भंग करने वाला बता दिया कि भाई अमेरिका हमारे देश में घुस रहा था चोरी छिपके से, ये शांति भंग कर रहा है। तो ये भी भाई शीत युद्ध का कारण बना, ये बहुत बड़ा कारण है ना। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन ही हमारा बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अच्छे से आप तैयारी कर लिए, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप इन्हें तैयार कर लें बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर वैसे मैंने 1 डाला, पहले पढ़ाए थे हेडिंग वाले, ठीक है, तो हेडिंग डाल के मैंने पढ़ा दिए थे। तो यहाँ पे गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो आप हेडिंग भी बना सकते हैं गुट निरपेक्षता, उसके बाद लिख सकते हैं, ठीक है। आंसर इसका गुट निरपेक्षता से आशय है कि गरीब और विश्व के छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अर्थात किसी भी गुट के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है।
यानी कि विश्व के जो पिछड़े हुए गरीब देश हैं जिन्हें नई नई आज़ादी मिली है, जी मतलब इन देशों को किसी भी महाशक्ति के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस समय की महाशक्ति के बारे में बात की जाए तो दो ही महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। सोवियत संघ तो बाद में बिखर ही जाता है ना 1991 में, वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई जो नए नए देश आज़ाद हुए हैं उन्हें किसी महाशक्ति के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र नीति अपना सकते हैं। ये देश अपनी कैसी नीति अपना सकते हैं? स्वतंत्र, यानी कि आज़ाद नीति। उनकी इच्छा है किसी गुट में भागें ना भागें, किसी की संधि में भाग लें ना लें, किसी के साथ व्यापार करें ना करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इसी को बोलते हैं हम गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो इसके बहुत बड़े मतलब समर्थक थे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, परमाणु अप्रसार संधि NPT क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिख दिया है मैंने, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परमाणु अप्रसार संधि यानी कि परमाणुओं को जो हथियार लोग बना रहे हैं, परमाणु बना रहे हैं, परमाणु बम बना रहे हैं लगातार, इससे बहुत बड़ी हानियाँ हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, पूरे विश्व में परमाणु हथियारों को रोकने हेतु यानी कि रोकने के लिए, रोकने हेतु की गई संधि को परमाणु अप्रसार संधि कहा जाता है। यानी कि पूरे देश में परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं लोग, भाई क्यों बनाए जा रहे हैं? इस पर रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए इस संधि का निर्माण किया गया। कौन सी संधि? परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। इसके अंतर्गत जैसे देशों की बात करी जाए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया, ठीक है। कि जो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इनके पास बहुत ज़्यादा परमाणु बम शक्ति है। उसके बाद हमारा अगला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्ति संतुलन से आप क्या समझते हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण है ना। फालतू में टाइम क्यों ख़राब किया जाए आप लोगों का, एग्ज़ाम बहुत करीब हैं। किसी आपात या युद्ध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने शत्रु से टक्कर लेने के लिए पहले से अन्य देशों का सहयोग प्राप्त करके उन्हें अपने पक्ष में बनाए रखना शक्ति संतुलन कहलाता है, ठीक है। शक्ति संतुलन का मतलब ये है, अगर आप हमसे कोई युद्ध करना चाह रहा है तो हम अपने किसी दूसरे देश को अपने पक्ष में पहले से बना के रखेंगे कि अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होगी तो हमारा कोई ना कोई साथी होगा, वो साथ देगा, है ना। तो शक्ति का संतुलन बना रहेगा, ऐसा ना कोई हमारे ऊपर भारी पड़ जाए हमसे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं शक्ति संतुलन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अगला हमारा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट, अवरोध या रोक और संतुलन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जब कोई देश युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है, जैसे कोई देश है ना, युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहता है, तो अवरोध की स्थिति में युद्ध रुका रहता है। इस स्थिति को अवरोध या रोक या संतुलन कहते हैं, ठीक है। यानी कि दोनों देश ये मान लेते हैं, जैसे युद्ध जैसी स्थिति तो बन रही है, लेकिन मतलब देश ये सोच रहा है कि ऐसा ना हो युद्ध हो जाए तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, है ना, मतलब देश जो है गर्त में चला जाएगा। तो इस स्थिति में युद्ध रुका रहता है अवरोध की स्थिति में, ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों करती हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे पहला है हमारा, गठबंधन करने का कारण क्या है? पहला कारण यहाँ पर हथियार व सेना संचालन करने के लिए, हथियार व सेना संचालन करने के लिए, ठीक है। जब महाशक्तियाँ एक दूसरे देश से गठबंधन क्यों करती, मान ली एक देश ये है, दूसरा ये है, ये ठीक है, तो महाशक्ति है इस देश के साथ गठबंधन क्यों करेगी? ठीक है, वो इसलिए करती है कि क्यों, वो अपनी यहाँ पर सेना बैठा सकती है, जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए इस देश से उसकी दुश्मनी है तो ये सेना यहाँ से जासूसी करती रहेगी, और मान ली इसकी दुश्मनी इससे है तो यहाँ तक इसे कैसे पता चलेगा इस यहाँ क्या चल रहा है? अगर इससे गठबंधन किया रहेगा ना तो उसे पता चल जाएगा आसानी से, क्योंकि उसकी सेना यहाँ तक संचालित होगी और सेना मिल भी जाएगी। अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही तो इससे अगर सैनिक गठबंधन किए रहेंगे तो आगे चल के लड़ाई होगी तो इसकी भी सेना लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी इस वाले से, है ना। तो इसलिए ये सैनिक गठबंधन करते हैं।
चलो पढ़ लेते हैं। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ गठबंधन इसलिए करती हैं जिससे वे इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। ठीक है, तो ये मतलब हथियार और सेना का संचालन करने के लिए तो ये गठबंधन ही करते हैं, है ना। जिससे क्या होगा, एक दूसरे देश से हथियार अगर लेने पड़ जाएं तो ले सकते हैं, बेच भी सकते हैं। अमेरिका क्या करता है, गठबंधन इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने हथियारों को बेचना चाहता है सबको। ठीक है, उसके बाद है गुप्त सूचना व जासूसी। ठीक है, यानी गुप्त सूचना मिल जाती है। महाशक्तियाँ अपने सैन्य गठबंधन छोटे देशों के साथ जासूसी करने के लिए करती हैं, जिससे उन्हें आसानी से वहाँ की खबर मिल जाती है कि दूसरे देश में चल क्या रहा है। उसके बाद है आर्थिक सहायता। छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिकों को अपने खर्चे पर अपने देश में रखते हैं। अगर इनके सैनिक कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो क्या होता है, अपने मतलब इन जो सैनिक हैं वो अपने खर्चे के ऊपर रखते हैं, जिससे क्या होगा, इनका खर्चा कम हो जाता है, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता है, यानी कि धन से संबंधित दबाव कम पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 6। 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने किन संधियों पर हस्ताक्षर किए, यानी किन समझौतों पर साइन किए, सिग्नेचर किए। तो पहला यहाँ पे, ठीक है, परमाणु परीक्षण प्रत्यक्षण संधि पर किए। और किस पर किए, परमाणु अप्रसार संधि पर, मतलब दोनों महाशक्तियों ने सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए। उसके बाद तीसरा है परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि पर भी इनने साइन किए। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन्हें भी अच्छे से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद है काफ़ी ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्यूबा मिसाइल संकट को समझाइए। ये भाई वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से तैयार जरूर करके जाना एग्जाम में। ठीक है, क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। क्यूबा क्या है, अमेरिका के पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए अमेरिका ये सोवियत संघ है और जो क्यूबा यहाँ पे है, क्यूबा कहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए। ठीक है, और पता है ये क्यूबा जो है इसकी दोस्ती कहाँ किससे, सोवियत संघ से, दूर वाले से। हालांकि रहता ये अमेरिका के पास में है। ठीक है, तो ये जासूसी करने के लिए यहाँ पे मतलब रहता था। अगर अमेरिका की खबर आसानी से मिल जाती थी सोवियत संघ को, क्योंकि ये अमेरिका के पास स्थित है क्यूबा। ठीक है, और क्यूबा किसका मित्र है, भाई सोवियत संघ का। सोवियत संघ ये है दूर और ये अमेरिका है। ठीक है, ये कौन है, अमेरिका। ठीक, तो चलो पढ़ते हैं। क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था, लेकिन वह सोवियत संघ का मित्र था। मित्र किसका, सोवियत संघ का, दूर वाले का। ठीक है, क्योंकि सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था, धन दे देते किसके लिए, क्यूबा के लिए। ये क्यूबा है जो दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, उसके बाद 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, यानी कि मिसाइल यहाँ पे तैनात कर दी क्यूबा के पास में। ठीक है, भाई अमेरिका जो है नज़दीकी निशाने पर आ गया है ना। अगर यहाँ पे कोई मिसाइल तैनात कर दे तो अमेरिका निशाने पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, अमेरिका कुछ भी ऐसा करने से डर रहा था जिससे दोनों के बीच युद्ध हो जाए, क्योंकि महाशक्तियाँ चूतिया तो होती नहीं भाई, आपस में युद्ध नहीं करती। इन्हें पता होता है कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक बार को लगने लग गया था, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलो आगे पढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति केनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा आने से रोका जाए, यानी कि सोवियत संघ जो अपने जहाज़ था क्यूबा को भेज रहा था, है ना, अमेरिका से लड़ाई लड़ने के लिए भेज रहा होगा। ठीक है, तो केनेडी ने भाई प्लानिंग बनाई, क्यों ना ये क्यूबा आने वाले जितने भी जहाज आ रहे हैं इन्हें रोक दिया जाए। इस स्थिति को देख करके ऐसा लगा कि युद्ध होकर रहेगा। वही जहाज़ को रोकने जाओगे तो लगे, मतलब सबको लगने लग गया कि अब तो युद्ध होगा, भाई जहाज़ रोकेंगे तो ऐसे युद्ध होना शुरू हो जाएगा। सारी दुनिया इस स्थिति को देख करके घबरा गई। अंत में दोनों महाशक्तियों ने युद्ध टालने का फैसला लिया। बाद में इन्हें युद्ध टाल लिया। लोग सोच रहे अभी तो ये लड़ने वाले थे, अब भाई इनने फैसला टाल दिया, अपना बदल दिया, लेकिन लड़े नहीं ये। ठीक है, इस घटना को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। कई बार प्रश्न यही पूछा जाता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहा जाता है, तो क्यूबा मिसाइल संकट को कहा जाता है। तो ये बात अपने जहन में अभी से डाल लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन को समझने में तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं पुनः बोर्ड पे समझाने की कोशिश करूँगा चित्र के सहायता से। ठीक है,
उसके बाद है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो नई नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जितने भी देश शामिल थे उन्हें अल्प विकसित यानी कम विकसित देशों का दर्जा मिला हुआ था, कि इनका विकास अभी तक हुआ नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट है इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करने की थी, क्योंकि इनका विकास हुआ नहीं था तो इन्हें विकास करने की इनकी चुनौती बनी हुई थी, है ना, विकास करने की और अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। क्या थी, अपनी जनता को गरीबी से उबारने की। ठीक है, अगला पॉइंट है नव स्वतंत्र देशों, यानी कि जिनके लिए नई नई आज़ादी मिली उन्हें बोलते हैं हम नव स्वतंत्र देश। ठीक है, देशों के लिए आज़ादी के लिहाज से आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था, यानी कि धन से संबंधित विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि मतलब गरीबी ज़्यादा थी इन देशों में। ठीक है, तो मैंने पॉइंट बना के इसलिए लिखे हैं ये पॉइंट, ठीक है, जिससे कि याद करने में आपको आसानी ना हो। मैंने थ्योरी जितनी भी लिखी है पॉइंट वाइज लिखी है, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, हर पॉइंट को अलग अलग करके एक एक करके याद कर सकते हो, फिर लिख दो जोड़ करके। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, अच्छा, उस टिकाऊ विकास के लिए कोई भी देश सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। ठीक है, यानी कि अगर हमें टिकाऊ विकास करना है तो कोई भी देश सही मायने में आज़ाद तो नहीं रह सकता, क्योंकि हमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे, यानी कि सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं नहीं, कुछ ना कुछ तो हमें लेना पड़ेगा, है ना। तो धनी देशों पर अब भी हमारा देश निर्भर है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी विदेशों से आ रही है ना। आगे है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए, यानी कि भारत के लिए इस नीति से क्या लाभ होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अगर देखो मैंने यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं इसे, आंसर लिखोगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। अगर हम गुटनिरपेक्ष नीति ना अपनाते, किसी महाशक्ति के पीछे होते, तो अंतर्राष्ट्रीय फैसला हम आज़ाद होकर स्वतंत्र होकर के नहीं ले पाते, है ना। तो भारत स्वतंत्र होकर के अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले पाया कि हमें किस संधि में साइन करनी है, किसके साथ जाना है, किससे क्या खरीदना है ना, कौन से समझौते में भाग लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट है अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले सका। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ आए तो भारत दूसरी की तरफ जा सकता है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। अगर एक महाशक्ति के पीछे भाग जाते तो क्या होता, दूसरी महाशक्ति अगर हमसे खिलाफ हो जाती, जिसके साथ हैं वही खिलाफ हो जाती, तो हम ना घर के रहते ना घाट के, इसलिए हम किसी के साथ नहीं हैं। ठीक है, तो अगर एक महाशक्ति खिलाफ है तो दूसरी हमारे पक्ष में रहेगी अपने आप। ठीक है, उसके बाद ऐसे में ना तो कोई भारत पर धौंस जमा सकता था, ना कोई उसे लेकर के बेफिक्र हो सकता था, अनदेखा नहीं कर सकता था। ठीक है, भारत गुटनिरपेक्षता नीति अपना कर दोबारा गुलाम होने से बचा। अगर हम गुटनिरपेक्ष नीति ना अपनाते तो हम एक प्रकार से गुलाम ही होते, क्योंकि दूसरे देश के कहने पे चल रहे होते, महाशक्ति के पीछे पीछे दौड़ रहे होते, है ना। बल्कि नवस्वतंत्र देशों को भी बचाया, यानी कि और बाकी जो बचे हुए नवस्वतंत्र देश है जिन्हें नई नई आज़ादी मिली थी, उन्हें भी बचा लिया कि भाई आप भी महाशक्तियों के पीछे मत भागना, अपनी नीति अपनाओ, खुद फैसले लो। ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ आलोचना भी हुई इस बात की कि भाई भारत जो है किसी किसी न महाशक्ति के पीछे तो है ही। ठीक है, तो आलोचना वालों को मतलब बुराई ही, कुछ लोगों ने बुराई की भारत की। ठीक है, आलोचकों ने भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत वहीन बताया कि इनका कोई भी सिद्धांत तो है नहीं, है ना, इसके व्यवहार में स्थिरता नहीं है, यानी कि भारत का जो व्यवहार है वो लगातार बदलता रहता है, रुका हुआ नहीं है। आलोचक कहते हैं कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ से मित्रता वाली संधि गुटनिरपेक्षता नीति के खिलाफ है, यानी कि हमने सोवियत संघ से मित्रता तो कर ली 1971 में, युद्ध के समय पाकिस्तान से युद्ध हो जाता, उस समय सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया था, भारत का साथ दिया था, है ना। तो मतलब ये गुटनिरपेक्षता वाली नीति के खिलाफ था। भाई आप तो कह रहे थे हम किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, फिर भी आप मित्रता कर रहे हैं एक महाशक्ति से, है ना। तो कुछ ने तो यहाँ
तक कह दिया कि भारत सोवियत संघ में शामिल था, लेकिन वो बता नहीं रहा था, वो गुटनिरपेक्षता नीति का नाटक कर रहा था, है ना, गुटनिरपेक्ष होने का नाटक कर रहा था। ठीक है, तो ये भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपने देख लिया। ठीक है, अगला हमारा है गुटनिरपेक्षता नीति के प्रमुख विशेषताएं हैं, बताइए। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे गुटनिरपेक्षता नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, एक लाइन लिख करके आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सारे क्वेश्चन मैंने पॉइंट वाइज अलग अलग पॉइंटों में तोड़ तोड़ करके लिखे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, याद करने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहला हमारा है गुटनिरपेक्षता एक आंदोलन का गुट नहीं है। भाई किसी भी एक गुट नहीं है ये। ठीक है, गुटनिरपेक्षता क्रियाशीलता की नीति है, क्रियाशीलता की नीति यानी काम करने की नीति है। उसके बाद है अगला पॉइंट, गुटनिरपेक्षता ने शीत युद्ध का विरोध किया। भाई लड़िए मत, शीत युद्ध का बहुत ज़्यादा विरोध किया। उसके बाद है गुटनिरपेक्षता की नीति किसी भी वाद के विरुद्ध है। किसी वाद का मतलब है राष्ट्र, मतलब साम्राज्यवाद वगैरह इस तरह के वादों से का विरोध करती है। ठीक है, या उपनिवेशवाद का मान लीजिए, या साम्राज्यवाद का मान लीजिए, इसका विरोध करती है, इसका मतलब है किसी भी वाद। ठीक है, उसके बाद है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक किसे माना जाता है। अगर भारत से बात करी जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत, ठीक है, इन्हें गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। उसके बाद है गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में 25 देश शामिल थे। ये क्वेश्चन भी यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन क्रमांक 10, शीत युद्ध किसे कहते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने हेडिंग के रूप में बताया था, अब एक तरफ से पढ़ लेते हैं। ठीक है, शीत युद्ध किसे कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, ये महत्वपूर्ण है, तो आंसर लिखने से पहले हेडिंग बना देंगे। ठीक है, शीत युद्ध का अर्थ है कि जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। यानी कि स्थिति तो युद्ध जैसी बन जाती है, लेकिन युद्ध नहीं होता है, तो इसी को हम शीत युद्ध बोलते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना होती है तथा इसमें युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है, परंतु युद्ध नहीं होता है। सोचो भाई, लगता है कि युद्ध हो जाएगा लेकिन होगा नहीं, इस स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, और ऐसा किन देशों के बीच हमेशा होता रहा, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। ऐसा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 से 90 तक चलता रहा कि अब युद्ध होगा, कल होगा, आज होगा, लेकिन ससुरा युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है अगला हमारा क्वेश्चन 11वां, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई, यानी कि पूरी दुनिया दो भागों में बट गई। इससे बोलते हैं दो ध्रुवीय विश्व, यानी कुछ लोग अमेरिका के साथ जुड़ने लग गए, कुछ सोवियत संघ के साथ जुड़ने लग गए, इसे बोला हमने दो ध्रुवीय। ठीक है, ये विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। यूरोप में पूरी दुनिया दो भागों में बटी। ठीक है, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का साथ दिया। पश्चिमी यूरोप के जो देश थे वो अमेरिका के साथ चले गए, और जबकि पूर्वी यूरोप के अनेक देशों ने सोवियत संघ का साथ दिया। ठीक है, तो मतलब कुछ अमेरिका के साथ चले गए, कुछ सोवियत संघ के साथ चले गए, तो पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई। इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, तो यहाँ से जो पूरा विश्व है दो भागों में बंटने लग गया था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लें, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक तो करें ही, साथ ही अपनी सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि उनकी भी इस परीक्षा की घड़ी में हेल्प हो सके। और भारत सिंह लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ये नोट्स मेरे ही द्वारा तैयार किए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा सरल भाषा में, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैंने लिखने की भरकस कोशिश की है। तो इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे, मैं कंप्लीट कोर्स कराऊंगा एग्ज़ाम तक। ठीक है, अगर आप हमारे ये नोट्स चाहते हैं तो इसका प्राइस है 50 रुपीज़। ठीक है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं ये नोट्स, कंप्लीट नोट्स, ठीक है, सभी चैप्टर वाइज के, तो इसी तरह के हैं, और मल्टीपल चॉइस जिसमें 100 अलग से हैं। ठीक है, उनका अलग एक
वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।